पे लड़ता है, चाहे CI ऑपरेशन में लड़ता है। सिख रेजिमेंट का ट्रुप जो भी लड़ता है बहुत हौसले के साथ लड़ता है। हिम्मत, असंभव के जबड़े से संभव खींच लाने की। खालसा फौजी एक ऐसा फौजी है जिसे कोई भी परिस्थिति में आप डाल देंगे तो ही विल कम विक्टोरियस। हिम्मत, जान से पहले आन की परवाह करने की। ਚੱਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੌੜ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ की शान, तिरंगा साडी जान। हिम्मत, मौत की आंखों में झांककर उसे खौफ से हरा देने की। हिम्मत, जीत को अपनी जांबाजी से रश्क करा देने की। ये सिर्फ जीत का जश्न नहीं मनाते, बलिदान भी इनका उत्सव है। अभिमान की पगड़ी सर पर सजाए, उसूलों का कड़ा कलाई में लगाए, आदर्शों का कृपाण लहराते ये भारत के संत सिपाही हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। एक ऐसी रेजिमेंट की कहानी सुनाने के लिए हम आज आपके बीच पहुंचे हैं जहां पर एक एक सैनिक होता है 1.25 लाख पर भारी। आजाद हिंदुस्तान के पहले सैन्य अभियान का पहला कदम बढ़ाने वाले योद्धा। 27 अक्टूबर है जिस दिन पहले कंटिजेंट ऑफ फर्स्ट सिख रेजिमेंट जो श्रीनगर एयरफील्ड में लैंड किया था, और जिसके कारण आज हम बोल सकते हैं कि कश्मीर वैली जो है वो उसको सेफगार्ड कर पड़ा, और कश्मीर वैली आज हमारे पास है। कम संसाधनों के बावजूद 1962 में चीन को सबक सिखाने वाले योद्धा। या दूसरा परमवीर चक्र जो यासिद हुआ था, जो सूबेदार जोगिंदर सिंह का, ये था 1962 की लड़ाई जो चीन के साथ थे। एंड वो सब हमें पता है कि वो लड़ाई जो है कैसे किस हालत में लड़े गए थे और किस हालत में हमारी फोर्सेस थे वहाँ पे। बट ये जो सूबेदार जोगिंदर सिंह की जो एक्शन है वो माना जाता है तो डिफेंसिव बैटल में सबसे जो वीरता दिखाने वाली जो एक्शन है। एक आदेश पर पाकिस्तान के लाहौर तक कूच कर जाने वाले योद्धा। हमारी 120 से ज़्यादा कैजुअल्टी हुई, ऑफिसर, जेसीओ और जवान मिला के। लेकिन इसके बावजूद भी 11 तारीख की सुबह जनरल हरबख्श ने हमें हुक्म दिया था कि हम एक दूसरी जगह पे एक और कैप्चर करें, इतनी कैजुअल्टी होने के बावजूद, क्योंकि उनको पता था कि 12 सितंबर आने वाला है और फोर्स एक दोबारा से सारागढ़ी का इतिहास रचेगी। वो योद्धा जो इतिहास से लेकर वर्तमान तक अपना दबदबा बनाए रखे हैं, वो योद्धा जो खुद की जान से पहले देश की आन को रखते हैं। This is the most decorated regiment of Indian Army, Sikh regiment, thanks to our senior battalions. और ना ही सिर्फ प्री इंडिपेंडेंस, इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे बहुत ज़्यादा अवार्ड्स हैं। जो एक सिख सोल्जर है, सबसे बड़ी बात है उसका कॉन्फिडेंट। उसके दिमाग में यही सिखाया जाता है कि भाई लास्ट आपका निश्चय कर अपनी जीत करो, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जोशो खरोश, जोश रखो, होश रखो, अपने दिमाग को सही रखो और तगड़े होके अपने देश के लिए, अपने रेजिमेंट के लिए और तैयार होवो, और ताकि आने वाले समय में अपनी सिख रेजिमेंट और भी मजबूत हो सके।
चाहे आजाद हिंदुस्तान का पहला युद्ध हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मौजूदा संघर्ष, सिख रेजिमेंट के सैनिक हर जगह अपनी वीरता का लोहा मनवा रहे हैं। देश के सबसे पुराने रेजिमेंट्स में से एक, सिख सैनिकों की वीरता के किस्से भारत ही नहीं विश्व में विख्यात हैं। सिख रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी की सबसे ज़्यादा मानी हुई रेजिमेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं। जो ब्रिटिश भी थे तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे सिख रेजिमेंट को अपने मेन ऑपरेशंस के टाइम में यूज़ किया। अगर आप फ्रांस देखें, अगर आप यूके देखें, तो आज भी जो मेमोरियल बनाए गए हैं उनमें सिख रेजिमेंट का स्पेशल मेंशन है। तो इसका मेन यही है कि जो एक कौम है, इस कौम के खून के अंदर ही लड़ाई का जज्बा भरा है। हर पलटन का अपना इतिहास होता है, अपने कुछ ट्रेडिशन होते हैं। 132 साल पुरानी हमारी पलटन है। हमारी पलटन के रेज होने के ठीक 4 साल बाद हमने हमारा पहला बैटल ऑनर मणिपुर में ले लिया था, और 1891 के बैटल ऑनर के बाद ठीक 7 साल बाद हमने सारागढ़ी का इतिहास रच दिया। तो आप समझिए जो नई पलटन खड़ी हुई है उसकी नींव कितनी मजबूत होगी, जिसकी इतिहास की दूसरी लड़ाई ही सारागढ़ी की लड़ाई है। सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी की मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है। मोर देन 3000 अवार्ड्स हैं इसके पास। एंड जितनी वॉर में इसने अभी अब तक जब तक प्रूव किया, एंग्लो इंडियन वॉर देख लीजिए आप, प्री इंडिपेंडेंस के जितने वॉर देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप देखेंगे 1947, 62, 71, 99, तो हर जगह इसने अपने आप को प्रूव किया है। एंड इंसर्जेंसी में भी जो 90 से शुरू हुई है, वो आप JNK की देख लीजिए या नॉर्थ ईस्ट की, हर जगह सिख रेजिमेंट ने प्रूव किया है। जिन गुरु ने औरों के जीवन के लिए अपना शीश कटा दिया, आज भी ये सैनिक उस परंपरा को जीते हैं जिस पंथ में कुर्बानी जन्म का संस्कार है। वो फौजी मातृभूमि की लाज के लिए अंतिम सांस तक लड़ते हैं। हम लोग गुरु गोविंद सिंह का जो एक बाणी है उसको बहुत फॉलो करते हैं। हमारी पूरी ट्रेनिंग उस पर बेस्ड है। उन्होंने 4 लाइन बोली थी, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊँ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, तभी गुरु गोविंद कहलाऊँ। इन 4 लाइन पे हमारी पूरी ट्रेनिंग बेस्ड होती है। जो ट्रेनिंग हम यहाँ पे दे रहे हैं, इट इज़ अ बेसिक ट्रेनिंग, फ़ौज के अंदर एनरोल होने से पहले की ट्रेनिंग। तो क्या है, हम यहाँ पे इनको फिज़िकली ट्रेन कर रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट इनको मेंटली ट्रेन कर रहे हैं। जब तक ये मेंटली टफ, मेंटली ट्रेन नहीं होंगे, ये आगे किसी भी प्रॉब्लम को आगे फेस नहीं कर पाएंगे। सो द बेसिक फंडामेंटल पॉइंट, फंडामेंटल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग इज़ टू ट्रेन देम फिजिकली एंड टू ट्रेन देम मेंटली। रेजिमेंट का औपचारिक इतिहास 1846 से शुरू होता है, लेकिन इसकी जड़ें 10 गुरुओं की सीख और बलिदान में है। आज का सिख रेजिमेंट शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की खालसा सेना से प्रेरित है। सिख परंपरा की छाप समूचे रेजिमेंट पर नजर आती है। हमारे अंदर हमारे गुरुओं ने जो हमें सीख दी है, उससे हमें यही पता लगता है कि जो हमारा देश है, हमारे देश के लिए जब गुरु गोविंद सिंह जी ने भी जब भी मुगलों का सामना किया 1897 में, जब हम ईश्वर सिंह जी की बात सुनते हैं, हवलदार ईश्वर सिंह जिन्होंने, तो वो अपना जज्बा ही अपने भूमि के प्रति वो जज्बा है, वो प्रेम है कि जो हमें कुछ भी कर गुजरने पे तत्पर करता है और तैयार रखता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि हम उस सेना का हिस्सा है जिस पर हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी, हमारे महाराजा रणजीत सिंह जी द्वारा तैयार की गई खालसा फ़ौज का अभी हम हिस्सा में, और उनके अंदर हमें सर्विस करने का मौका मिला, जो हमारे लिए एक फ़ख्र वाली बात है। मेरे को बहुत गर्व हुआ सिख रेजिमेंट में ज्वाइन करने से। सिख रेजिमेंट का महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास जब पढ़ते हैं तो कितना पुराना, इन्होंने बहुत लंबे समय तक, बहुत दूर तक राज किया खालसा। तो बहुत गौरव महसूस होता है कि सिख रेजिमेंट महाराजा रणजीत सिंह ने खड़ा किया था, इसलिए बहुत गौरव होता है कि सिख रेजिमेंट में आया हूँ। तो उस रेजिमेंट में आया हूँ जिसका बहुत गौरवशाली इतिहास है। कौन होता है एक सिख सिपाही? सिख सिपाही वो होता है जो किसी भी मुश्किल को बड़ा नहीं मानता, किसी भी दुश्मन को खतरनाक नहीं मानता, जो हंसते हंसते कुर्बान हो जाए लेकिन एक पल के लिए उसके मन में कोई झिझक नहीं आती है। ये हिंदुस्तान के वो योद्धा हैं
जिन्होंने हर युद्ध में हमारा मान बढ़ाया है, अगर आज इनकी वर्दियों को आप पसीने में तरबतर देख रहे हैं तो इस चीज को भी समझिए कि कहते हैं प्रशिक्षण में जितना पसीना बहाया जाता है, युद्ध भूमि में उतना कम रक्त बहाना पड़ता है अपना। जवानों के मन में अपने इस रेजिमेंट के प्रति ऐसा फख्र है कि इससे जुड़ने के इनके किस्से भी अद्भुत हैं। आप दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं? हाँ जी मैम। आप दोनों ने एक साथ सोचा कि हम सिख रेजिमेंट में? जी हमने एक साथ सोचा, हमने एक साथ प्रैक्टिस भी शुरू की। जे मेरे से 1 साल बड़ा था, जे पहली भर्ती देखी थी जब इसने, तब मेरा मन इसके साथ जाने के कर रहा था। क्यों आप ज्वाइन करना चाहते? क्योंकि हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं और अब भगवान ने हमारे सेंटर भी सिख सेंटर ही चुना, इसलिए हमें गर्व है कि हम सिख सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेरे फादर फौज में ही सेवा करते करते ही शहीद हो गए थे। वो जब भी अक्सर छुट्टी आया करते थे, मेरी माँ से कहा करते थे कि मैं अपने बेटे को सेना में भर्ती कराऊंगा, और मेरा भी बचपन से शौक़ था कि मैं सेना में भर्ती होऊंगा। और जो मेरे साथ के दोस्त थे वो भी सेना में ट्रेनिंग कर रहे थे, और ट्रेनिंग करते करते जब वो छुट्टी आए तब मैंने देखा कि वो 28 जो उनको इज़्ज़त मान सम्मान मिला, उससे प्रभावित होकर मैंने भी ठान लिया कि मैं भी सेना में भर्ती होऊंगा। I would like to talk about my younger brother who is in the RT center. I motivated from her. जब वो घर पर ट्रेनिंग करने के वापस आया तो जब मैंने उसको देखा कि वो आर्मी यूनिफॉर्म में कितना स्मार्ट लगता है, सो आई मोटिवेटेड फ्रॉम हर। पहले तो सर मेरा भाई जो कि सिख रेजिमेंट सेंटर में 2 साल पहले भर्ती हुआ था, जब मैं उसे देखता था तो मुझे गर्व महसूस होता था कि मैं उसकी तरह बनूं, उसके ज़्यादा टर्नआउट हो मेरा, और मैं उसके जैसा बनकर सिख रेजिमेंट ज्वाइन करूं। इनकी बहादुरी में बेफिक्री है पर बेपरवाही नहीं। इस रेजिमेंट के जवानों को जीने का सलीका आता है। किसी भी मुश्किल के आगे वो सर नहीं झुकाते, सीना अड़ा देते हैं, और कभी किसी बात से इतना बोझिल नहीं होते कि चुनौती को हंस के स्वीकार न कर पाए। डालिया कि जो सिख रेजिमेंट का सोल्जर है उसमें उसका हौसला बहुत होता है। जो किसी भी मैदान में जाता है, चाहे वो पीस की लड़ाई में जाता है, चाहे वो फील्ड की लड़ाई में जाता है, तो उसका जो हौसला देखते हैं, उसका जो हाव भाव देखते हैं, जैसे कि अभी देखते हैं कि हम कश्मीर में हमारी सिख रेजिमेंट के जवान लड़ते हैं तो उनका हौसला लड़ने का अलग ही है। सिख रेजिमेंट के इतिहास के बखान के लिए पन्ने कम पड़ जाते हैं, लेकिन ये सैनिक तो जैसे वर्तमान में इतिहास को साथ लिए चलते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनका जोश, जो किसी भी कठिनाई में कम नहीं पड़ती। जब सामने से गोलियां चल रही हों तो सेंस ऑफ ह्यूमर को केवल एक सिख सोल्जर ही कायम रख सकता है। सचमुच में ऐसे ऑपरेशंस में आप लोग जब जाते हैं तो उस समय क्या वाकई कठिन से कठिन परिस्थिति में बिल्कुल लाइट हार्टेड और सेंस ऑफ ह्यूमर बरकरार रहता है? जो कि बिल्कुल लाइट हार्टेड और सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर वो आपके पास है तो चाहिए, जैसे आप आई विल कोट, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो कभी होता है जैसे आप कहीं जा रहे हैं ऑपरेशन पे, आप 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए जा रहे हैं तो राशन खत्म हो जाता है, तो तब एक खालसा ही है कि मतलब वो शक्करपारा भी है तो शक्करपारा भी ऐसे खाता लगता है कि जैसे जलेबी खा रहा है। तो इट टेक्स दैट चेयरफुलनेस। तो जब आपके अंदर वो चेयरफुलनेस होगी तभी आप वर्स्ट ऑफ द सिचुएशन में बेस्ट ऑफ द दे पाएंगे और बेस्ट रिजल्ट पा पाएंगे। क्योंकि जब आपका सब कुछ है तब तो आप अचीव कर ही सकते हैं टारगेट्स, बट जब आपके पास सब कुछ नहीं है और उसमें अचीव करना, दैट इज़ अ साइन ऑफ ए ट्रू सोल्जर। रिक्रूटों के लिए इस गीत को हाल ही में गढ़ा गया है। इसके बोल ध्यान से सुनिए तो समझेंगे कि हल्के फुल्के अंदाज में कठिन ट्रेनिंग को लेना भी उसी दिलेर विरासत को आगे बढ़ाने की कड़ी में शामिल है। जब सिख रेजिमेंट सेंटर में नया रंगरूट भर्ती होकर आता है तो उसे क्लास लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह दौड़ के जाना पड़ता है। उसमें जोश भरने के लिए हमने एक गाना तैयार किया है, चल जवाना दौड़ देश नू तेरी लोड़, हर मैदान फतेह कर मुश्किल दे विच डट के खड़, सिख रेजिमेंट दी शान तिरंगा साडी जान। इस सॉन्ग का मतलब है कि हमें
जब रंगरूट एक जगह से दूसरी जगह दौड़ के मार्च करता है तो गाने के साथ उसमें जोश पैदा होता है। सिख रेजिमेंट हमारी शान है, जो तिरंगा है हमारी जान है। तिरंगे के लिए हम 24 घंटे अपना बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए ये गाना रंगरूटों में बहुत जोश पैदा करता है। ये देश के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर देते हैं, पर दुश्मन तो इनकी आंखों में भी काल देख लेता है। सिख रेजिमेंट से अगर आज चीन थर-थर कांपता है तो उसकी जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। दरअसल विदेशियों और ईसाइयों के खिलाफ 1900 में चीन में उग्र और हिंसक आंदोलन शुरू हुआ, जिसे बॉक्सर रिबेलियन कहा गया। दुनिया भर की सेनाएं कुछ नहीं कर पा रही थी। चीन ने 400 विदेशियों को बंधक बनाकर रखा था। तब सिख और पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ियों ने न सिर्फ इन बंधकों को आजाद करवाया, बल्कि उस हिंसक आंदोलन पर अंकुश में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। They were the frontline soldiers for the British Empire, wherever they had to expand or wherever they had to take the interest. वो ब्रिटिश एम्पायर के फ्रंटलाइन सोल्जर्स थे, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अफगान के खिलाफ हो या फिर चाइनीज के खिलाफ हो। चाइनीज के खिलाफ सिख रेजिमेंट ने बॉक्सर रिबेलियन में भी लड़ाई की थी। Revolts and then the Opium Wars, with which British were able to establish a sort of suzerainty over the Chinese Empire. चीन जब भारत के साथ अपनी मिलिट्री हिस्ट्री यानी कि सैन्य इतिहास हमसे साझा करता है तो वो अधूरा इतिहास बताता है। ये वो हिस्सा है जहाँ पर जब रेजिमेंट के अलग अलग बटालियंस जो हैं वो दुश्मनों से भिड़ी तो वहाँ पर शिकस्त दी, तो उनके कैप्चर्ड वेपन्स जो हथियार उनसे छीन कर लाए गए। यहाँ पर ये पाकिस्तानी हथियारों को आप देख सकते हैं। ये जो हिस्सा है यहाँ पर चीनी हथियारों को आप देख सकते हैं, जो 1962 के युद्ध की बात है, जहां से एक परमवीर चक्र इस रेजिमेंट ने हासिल भी किया था। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसी दौर की बात हम कर रहे हैं। सिख रेजिमेंट को देखकर अगर चीनी थर-थर कांपते हैं और आज भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हम ये सुनते हैं कि वहां पर पंजाबी गाने बजा रहा है ताकि किसी तरीके से दोस्ती का संदेश दे सके, तो ये इतिहास सदियों पुराने जाता है। 1900 की ये मूर्ति आप देखिए, जब सिख रेजिमेंट को भेजा गया था अंग्रेजों द्वारा कि बॉक्सर रिबेलियन है चाइना में, उसे खत्म किया जाए, उसे कुचला जाए, तो उस समय सिख रेजिमेंट वहां पर गई थी और उसे किस तरीके से नियंत्रण में किया था। वही कारण है कि आज भी चीनी जो है वो इस रेजिमेंट के खासकर खौफ में रहते हैं। ये बहुत अजीब सा संयोग है कि सिख रेजिमेंट की अधिकांश लड़ाइयां संख्या में अधिक दुश्मन से हुई हैं और हर बार इन पराक्रमियों ने एक मिसाल पेश की है। सारागढ़ी के 21 योद्धाओं की कहानी इतिहास में दर्ज है। इत्तेफाक है कि 1962 में वन सिख के जिन जवानों ने हजारों चीनियों से लोहा लिया, उनकी संख्या भी 21 थी। इनकी तैनाती देश के पूर्वोत्तर में तवांग में थी। यहां तोंगपेंग ला में रिज पर प्लाटून की कमान सूबेदार जोगिंदर सिंह के हाथों में थी। बेहतरीन हथियारों से लैस चीनी भारत में भीतर और भीतर दाखिल होते जा रहे थे। रिज के नजदीक पहुंचकर चीनियों ने नहर के दूसरे छोर पर ही डेरा डाले रखा। सूबेदार जोगिंदर सिंह समझ चुके थे कि किसी भी समय वो आक्रमण कर सकते हैं। सामने लगभग 1000 चीनी थे और उनसे इन 21 सैनिकों को भिड़ना था। क्योंकि उस समय के हालात में न तो रीइंफोर्समेंट का आना संभव था, न ही कोई और मदद। चीनियों ने सोचा था शायद भारतीय सैनिक डरकर मोर्चा छोड़ देंगे, लेकिन जब 3 दिन तक खौफ का नामो निशान नहीं देखा तो 23 अक्टूबर की सुबह 5:30 बजे चीन ने धावा बोल दिया। 1962 के युद्ध में कितनी सीमित सुविधाओं के साथ हमारे सैनिकों ने युद्ध लड़ा था, ये आप सब जानते हैं।
किस तरीके से हमारे पास गोलियां नहीं होती थी, जवानों की संख्या चीनियों की तुलना में बहुत कम होती थी, लेकिन उसके बावजूद डटे रहते थे। सूबेदार जोगिंदर सिंह, जिन्होंने 1962 के युद्ध में तवांग के इलाके की रक्षा में जान की बाजी लगा दी थी, उनके साथ जो सैनिक थे एक एक के पास जाकर उनका उत्साह बढ़ाते रहे। आखिर में खुद भी बुरी तरीके से घायल हो गए थे और कोई नहीं बचा था उनके साथ। जो चीनियों ने उन्हें कैप्चर करके वो ले गए, एक प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह वहां पर रहे, लेकिन डटे रहे। हिंदुस्तान की नाक को, हिंदुस्तान की साख को नीचे नहीं होने दिया था। और चीनियों को भी जब यह एहसास हुआ कि किस योद्धा से उनका पाला पड़ा है, अगले साल जब भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित करने का सोचा, तो चीन की तरफ से उनकी जो अस्थियां थी वो भारत को पूरे सम्मान के साथ सौंपी गई थी। आक्रमण जोरदार था, लेकिन पलटवार की ताकत ने चीनियों को स्तब्ध कर दिया। भारी संख्या में चीनी मारे गए। घबराकर चीन ने उतनी ही तादाद में सैनिकों को फिर आगे भेजा। अब तक प्लाटून के लगभग सभी सैनिक जख्मी हो चुके थे और कई शहीद हो चुके थे। सूबेदार जोगिंदर सिंह की भी जांघ में गोली लगी थी, लेकिन वो मोर्चा छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनके नेतृत्व में सैनिकों ने फिर चीनियों को पीछे धकेला। चंद मिनटों में तीसरी बार दुश्मन फिर उतनी ही संख्या में आगे बढ़ा। इस बार गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। तब सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके बचे हुए साथियों ने बेनेट से दुश्मन पर हमला किया। लेकिन दुश्मन की संख्या अंतहीन थी। उनके हथियार कहीं ज्यादा आधुनिक और बेहतर थे। बुरी तरह से घायल सूबेदार जोगिंदर सिंह को चीनियों ने युद्ध बंदी बना लिया। जंग के परिणाम से अधिक महत्व होता है इस बात का कि कौन लड़ा, कब तक लड़ा, कैसे लड़ा, किससे लड़ा, कितनी संख्या में सामने सैनिक खड़े थे। सिख रेजिमेंट सारागढ़ी से लेकर आज तक गर्व की उसी परंपरा को निभा रहा है। सेना में है सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को सामान्य इज्जत। लेकिन जो सही है, जो हौसला देता है, जो सही चीजें सिखाता है, उसका सम्मान सब करते हैं। गुरुद्वारे में जब एक सिख योद्धा आते हैं तो वो गुरु गोबिंद सिंह की उस सीख को भी याद करते हैं, और जो इनकी ट्रेनिंग भी होती है उसमें किस तरीके से गुरुओं की दी हुई इस परंपरा को, उस सीख का समावेश किया जाता है, ये भी अपने आप में अद्भुत है। कैसे एक सिपाही नहीं, एक संत सिपाही बनकर यहां से महाराजा रणजीत सिंह ने स्वयं जिन योद्धाओं को युद्ध कला सिखाई, जिनके शौर्य परंपरा को गढ़ा संवारा, खालसाओं की उस सेना के सामने अंग्रेज लाख जतन करके भी टिक नहीं पाते थे। इसीलिए उन्होंने उन्हें साथ ले लिया। उस समय सिख आबादी कुल आबादी का 1% थी और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सिख लड़ाकों का अनुपात 20% था। दुनिया के हर कोने की सबसे कठिन लड़ाई में अंग्रेज सिख सैनिकों को भेजने लगे। आज़ादी से पहले जो है ब्रिटिश जो जब उन्होंने एंग्लो सिख वॉर लड़े थे, दे फाउंड सर्टन क्वालिटीज इन दिस सिख मार्शल रेस. That is, the Sikh soldiers are very simple men. They are from the rural background, but they are very, as soldiers, they are very resolute in attacking, and when they are in defenses, they are totally aggressive. So because of this two basic characteristics, the British recruited these soldiers into, like I said, those 6 battalions. रेजिमेंट का मार्च चमकौर की लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह द्वारा लिखित गीत है, जो ईश्वर से यह वरदान मांगता है कि अच्छे कर्मों से कभी न डिगे, चाहे बड़ी संख्या में दुश्मन क्यों ना आ जाए, जीत निश्चित करें।
रेजिमेंट का युद्ध घोष है, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। यानी जो ईश्वर को परम सत्य मानता है वो सदैव विजयी होता है। हमारे अंदर इतना रिक्रूट्स के अंदर, जवान के अंदर इतना जज्बा है, इतना हौसला है कि वो बिना झिझक, जैसे देहिष्या ब्रह्मोह है शुभ कर्मंते कभू न टरों के जो 4 पंक्तियां गुरु गोविंद सिंह ने बनाई थी, उन्हीं को मद्देनजर रखते लास्ट में अत ही रन में तब जूझ मरूं का नारा लगाते हुए हर तरफ, चाहे वो खेल का मैदान हो, जहाँ वो ट्रेनिंग, जहाँ वो उस समय कहीं डिफेंस के ऊपर दुश्मन के साथ लोहा लेने का मौका मिले, तो इसी चीज़ों को याद करके अच्छा तरीके से कार्रवाई करते हैं। 10वें गुरु ने कर्तव्य को धर्म मानने और धर्म के लिए रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ते रहने का जो संदेश दिया, ये योद्धा उस धर्म को आज भी निभाते हैं। इतिहास के पन्नों में उन्हें स्याही भले कम मिली हो, लेकिन वीरता के धर्म ग्रंथ में वो हमेशा प्रेरणा बनकर सुने और सुनाए जाएंगे। एक सिख तो हमेशा जो कड़ा या किरपान हम देख लें, ये भी जो हमारे 10वें गुरु साहब गुरु गोविंद पातशाह ने उन्हें उनकी देन है। कड़ा, किरपान, किशहरा, कंगा, ये सब उन्हीं का है। एक संत सिपाही बनाता है। इसकी अलग अलग कि इसका पहनने का क्या हक है, क्यों पहनाया, कि अच्छे काम के लिए, कि इस हाथ से कोई बुरा काम ना हो। अच्छा, ये बताइए क्या पहनने का क्या, इस हाथ से कोई बुरा काम ना हो, इसीलिए आप? हाँ, इसलिए इसको बांध के रखा है। तो इस काम, जो भी काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मुझे पहन रखा है, तो ये मेरे 10वें पातशाह का हुक्म है कि बुरा काम नहीं करना, मैं जो काम करना अच्छे करूँगा। सदियों का स्वर्णिम इतिहास जिस जगह में हो, वहां की मिट्टी में कैसी वीरता होगी, जरा सोच कर देखिए। आजादी के पहले के युद्ध हो या आजादी के बाद के, सिख रेजिमेंट के योद्धा हर जगह रहे हैं, हर जगह अपना पराक्रम दिखाया है। आश्चर्य नहीं कि 1600 से अधिक गैलेंट्री अवार्ड्स इस समूची रेजिमेंट के पास है। आजाद हिंदुस्तान के पहले सैन्य अभियान में उठा पहला कदम सिख रेजिमेंट के सैनिक का था। जब 26 अक्टूबर 1947 को ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, तो 27 अक्टूबर को ये ज़रूरत आन पड़ी थी कि एक फ़ोर्स भेजी जाए जो जम्मू कश्मीर पे जो आक्रमण चल रहा था उसको रोक सके और बाद में उसको रिपल्स कर सके। बट उस आक्रमण को रोक के रिपल्स करने के लिए सबसे अहम चीज़ जो थी वो थी सिक्योरिंग ऑफ श्रीनगर एयरफील्ड। तो श्रीनगर एयरफील्ड को सिक्योर करने के लिए जिस पलटन का चुनाव किया गया वो थी 1st बटालियन ऑफ द सिख रेजिमेंट। कश्मीर में उठा यह पहला कदम पाकिस्तान के कश्मीर कब्जे के काले मंसूबे का अंत बनकर आया था। सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन ने पाकिस्तानी फौज और कबायलियों को जब पीछे धकेलना शुरू किया तो दुश्मन के पांव ही उखड़ गए। झारखंड के रामगढ़ में स्थित इस सिख रेजिमेंटल सेंटर में शौर्य की उस विरासत को ट्रेनिंग में ढालने के प्रयास अनवरत जारी रहते हैं। हर बारी हम लोग बहुत डायनेमिक ट्रेनिंग होती है एंड इट कांस्टेंट चेंजेस होते रहते हैं। जैसे अभी हमारा मेन फोकस है हाई ऑल्टीट्यूड नॉर्दर्न सेक्टर, हमारा मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट सेक्टर, मैक्सिमम कंसंट्रेशन उस तरफ है। सो उसी तरह हम उनको हम उस तरीके से सिखाते हैं कि उस तरफ क्या चल रहा है, हाई ऑल्टीट्यूड में क्या कुछ होता है, हाई ऑल्टीट्यूड में जब जाएंगे पहली बार तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या इनको फेस करना पड़ेगा। सो वो हम लोग चेंज करते रहते हैं, उसको डायनेमिक होता है। भक्ति में साथ रमते हुए दिन की शुरुआत करते हुए, खान पान करते हुए, प्रशिक्षण में पिसते हुए, इन जवानों के हौसले की झलक दिखती ही रहती है। हमारा जो लड़ाई के लिए है कई सारे स्किल्स रिक्वायर्ड है। उसमें एक एक्यूरेसी है, दूसरा एक फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट करके बोलते हैं।
तो फर्स्ट जो एक्यूरेसी है उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है एक सोल्जर को एक्यूरेसी पकड़ने के लिए। तो इनिशियली हम उसका ड्राई प्रैक्टिस कराते हैं, हथियार को लेके विदाउट एमिनेशन, विदाउट मैगजीन, उसको ड्राई प्रैक्टिस हैंडल करना सिखाते हैं। उसके बाद में एमिनेशन के साथ में लाइव फायर प्रैक्टिस शॉर्ट रेंज में सिखाते हैं, जो कि ये जहाँ पर हम खड़े हैं ये शॉर्ट रेंज है। यहाँ पर 30 मीटर और 50 मीटर में हम इसको फायर कराते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक लॉन्ग रेंज में जाके एक रिक्रूट 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर फायर करने के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं। तो उसके बाद में इतना लगभग बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग में मिला के और ऑलमोस्ट 8 हफ्ते लग जाते हैं उसको एक एक्यूरेट फायरर बनने के लिए। तो ये है। लेकिन इनके चमकते वर्तमान को और बेहतर समझने के लिए हम आपको एक बार फिर उनके इतिहास में लिए चलते हैं। कश्मीर में पहला कदम रखने वाले इस रेजिमेंट के उस अभियान का किस्सा सुनाते हैं जिस कारण आज भी भारतीय सेना हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। आजादी के बाद का वो पहला युद्ध, जब धोखे से भीतर घुसे पाकिस्तान को इन्होंने पीछे खदेड़ा था। आजादी के बाद का पहला युद्ध, जिसमें पाकिस्तान इस कोशिश में था कि पीछे हटते हटते भी वो जम्मू कश्मीर के अधिक से अधिक इलाके को अपने काबू में कर ले। टीटवाल का जो इलाका था वहां पर 8 अटैक कर चुका था पाकिस्तान, लेकिन रीच मार गली में जहां पर लांस नायक करम सिंह, उस समय लांस नायक, बाद में ऑनररी कैप्टन के तौर पर उन्होंने रिटायर किया, वो अड़ गए, डट गए और पाकिस्तानियों के मंसूबों को वहां पर कामयाब नहीं होने दिया था। ये आजाद हिंदुस्तान में परमवीर चक्र से जिन सैनिकों को सम्मानित किया जाता है, उनमें पहले ऐसे योद्धा थे जो जीवित रहते हुए इस सम्मान को उन्होंने पाया था। टीटवाल सेक्टर में दाखिल होने के लिए दक्षिण की ओर रीच मार गली थी, जहां 1 सिख के जवान तैनात थे। दुश्मन का हमला अचानक हुआ था। वो बेतहाशा गोलीबारी और बमबारी कर रहा था। मोर्चे पर हिंदुस्तान का एक एक बंकर टूट गया। सैनिक घायल थे, यहां तक कि मदद मांगने की गुंजाइश भी नहीं बची थी। तब लांस नायक करम सिंह सामने से आती गोलियों से बेपरवाह ठान चुके थे कि किसी भी कीमत पर जीत हासिल करेंगे। वो बंकरों की तरफ बढ़ गए। अपने साथियों की जो मदद कर सकते थे उन्होंने की और फिर लड़ते रहने के लिए उनका जोश बढ़ाया। उस एक दिन में दुश्मन ने 8 दफा हमला किया था। हर बार भारतीय जवान उन्हें पीछे धकेल देते, लेकिन 5वीं बार जब दुश्मन ने धावा बोला तब तक लांस नायक करम सिंह 2 बार घायल हो चुके थे। अब दुश्मन भारी पड़ रहा था। आखिरी हमले तक पाकिस्तानी फ्रंट लाइन के बेहद करीब पहुंच चुके थे। तब लांस नायक करम सिंह ने सोचा कि अब अंतिम दांव खेलना होगा। वो ट्रेंच से बाहर कूदे, अपनी बेनेट से चुन चुन कर दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। लांस नायक करम सिंह की इस बहादुरी से बचे खुचे पाकिस्तानी घबरा कर भाग खड़े हुए। टीटवाल कभी भी पाकिस्तान के कब्जे में नहीं गया, हालांकि वो बार बार कोशिशें करता रहा। तकरीबन जो फर्स्ट सिख उस लड़ाई में जो 15 कैजुअल्टीज उनके हुए और अराउंड तकरीबन 200-250 वुंडेड हुए थे, और पाकिस्तानी की साइड से तकरीबन 300 जवान उनके डेथ हो गए थे और तकरीबन अराउंड 750 to 800 कैजुअल्टीज उनके साइड में हुए थे। तो इस लड़ाई जो उसने लांस नायक करम सिंह ने वहाँ पे किया था, उसके लिए उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। 1947-48 के इस युद्ध में सिख रेजिमेंट का पराक्रम दिखा तो 1965 के युद्ध में तो एक आदेश पर सिख रेजिमेंट के जवान लाहौर तक पहुंच गए थे। आज भी बरकी के पुलिस थाने का यह निशान इनके म्यूजियम में इनकी शौर्य गाथा कह रहा है। जंगलों में दुश्मन देश की सेना का सामना करना हो या फिर आतंकवादियों का शिकार, सिख रेजिमेंट के इन जवानों को हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए अगर युद्ध में इनके पास एक से बढ़कर एक सम्मान है, 2-2 परमवीर चक्र हैं, तो युद्ध से परे भी 4 अशोक चक्र इस रेजिमेंट ने हासिल किए हैं।
समृद्ध इतिहास के साथ जरूरी होता है सशक्त वर्तमान, और इसीलिए सिख रेजिमेंट की ट्रेनिंग में कई बदलाव होते रहते हैं। पिछले 1 साल में रिक्रूट्स के लिए 28 अलग-अलग क्लब्स बनाए गए हैं, ताकि बाकी ट्रेनिंग के साथ वो ये प्रतिभाएं भी हासिल कर सकें। इसमें भंगड़ा, गतका से लेकर अलग-अलग स्पोर्ट्स शामिल हैं। ये सिर्फ हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि इनको एक चेंज मिले एंड ये नई चीज़ सीखें अपने फिजिकल एंड मेंटल के अलावा। फिजिकल हो गया जो ये पीटी वगैरह करते हैं, एंड मेंटल जो ये पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, टैक्टिस ही कर रहे हैं, बाकी चीज़ें पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस रूटीन को तोड़ने के लिए हमने ये क्लब्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। गतका एक मार्शल आर्ट है और सदियों से यह कला शौर्य और कुशलता का प्रमाण है। भंगड़ा उत्सव में डूब जाने वाला नृत्य है और इसकी हर थाप में वीरता का भी परिचय होता है। पारंपरिक शैलियों के साथ आज के सभी खेल, प्रतिस्पर्धा का हर मौका यहां इस रूप में दिखता है। हालांकि यहां भी लक्ष्य अव्वल रहने का है। अगर प्रतिभा निखारनी ही है तो क्यों ना खेल खेल में ओलंपिक मेडल पर निशाना साध लिया जाए। एक्चुअली सर, जब ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आते हैं, हमारे पास वीक में 2 बार सभी रिक्रूट आते हैं। सभी रिक्रूटों को हम पहले उनको ड्राइव प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर उनको फायर करवा के चेक करते हैं और उनकी एजुकेशन क्या है, रहने का तौर तरीका कैसा है, और डिसिप्लिन सबसे पहले है। क्योंकि कोई भी हम स्पोर्ट्स करते हैं उसमें डिसिप्लिन सबसे आला दर्जे का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उससे चेक कर लेते हैं हम और निशान यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं पहले 2 वीक, उसके बाद फायर करवाते हैं। जिसकी ग्रुपिंग में अच्छा होता है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। कोई भी काम हो, कोई भी क्षेत्र हो, विजय इनकी परंपरा है। वीरता इनका विश्वास है, बलिदान इनकी विरासत है। ये सिख रेजिमेंट है। रेजिमेंट्स का इतिहास होता है, यहाँ रेजिमेंट्स का तो इतिहास है, लेकिन रेजिमेंटल सेंटर का भी इतिहास है। कल विनीत, क्या इतिहास है? रेजिमेंटल सेंटर क्यों आप कहते हैं कि ये सेंटर भी ऐतिहासिक है? दरअसल ये पहले रेजिमेंटल सेंटर नहीं था। जब इसकी रेजिंग हुई थी 1887 में, सो इट वाज रेज्ड एज अ नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन। सो एक इन्फेंट्री बटालियन के तौर पे इसकी रेजिंग हुई थी और इन्होंने इस पलटन ने बहुत अहम कैंपेन, जैसे मलाकाट का कैंपेन हो गया एज पार्ट ऑफ मलाकाट रिलीफ फोर्स, या फिर अफ़गानिस्तान कैंपेन हो गया, या फिर तिरा कैंपेन हो गया, तो इन सारे कैंपेन्स में इस पलटन ने हिस्सा लिया है। और कल विनीत, आप ये भी बता रहे थे कि यहाँ पर प्रिजनर्स ऑफ वॉर को आज़ादी से पहले से देखिए, दरअसल ऐसा होता है जब प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए आप किसी कैंप का चयन करते हैं, हाँ, तो आप देखते हैं कि ग्राउंड स्लोपिंग है या नहीं। अच्छा। नाउ स्लोप हमें क्यों चाहिए प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप के लिए? ताकि जो सेंट्रीज हैं, हाँ, वो हायर ग्राउंड पे रहें और जो प्रिजनर्स हैं वो लोअर ग्राउंड पे रहे, ताकि कम से कम सेंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजनर ऑफ वॉर पे निगरानी कर सके। ये एक चीज़ थोड़ी सी आश्चर्य में डाल रही है, हैरानी में, कि अशोक स्तंभ यहाँ पर क्यों? दरअसल ऐसा हुआ था 53rd नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, 1940 सन 1940 का कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पे हुआ था। और जब कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पे हुआ था तो यहाँ पे कांग्रेस के दिग्गज नेता जैसे कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये अधिवेशन यहाँ पे हुआ था और इसी इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए ये अशोक स्तंभ यहाँ पे स्थापित किया गया है। अच्छा। लड़ो तो ऐसे कि दुश्मन सिर्फ नाम सुनकर भी कांप उठे, और जीने का सलीका हो तो ऐसा कि जिंदगी खुद सबक सीखे कि जीना चाहिए कैसे। यही है हमारे लिए सिख रेजिमेंट। अभिमन्यु शर्मा, कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।